कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ठंडी हवाओं और बर्फ के बीच एक शिप फंसी हुई है। कप्तान एडिसन अपने सभी सैनिकों के साथ शिप को बर्फ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर प्रयास व्यर्थ साबित होता है। सन्नाटा है, ठंडी रात, और उनका हौसला धीरे धीरे टूट रहा है। अचानक रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंजती है। एडिसन डर और जिज्ञासा के बीच नीचे की तरफ उतरता है। दूर बर्फीली जमीन पर एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। एडिसन अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और देखता है घायल आदमी अर्ध विक्षिप्त और भय में डूबा, लेकिन उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिलता। किसी अजीब और डरावनी चीख की आवाज हवा को चीरती हुई आती है। उनके पीछे एक विशालकाय मॉन्स्टर उभरता है। उसकी आंखों में कोई मानवीयत नहीं, सिर्फ भयानक क्रोध। सैनिक गोलियां चलाते हैं, वार करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। वो लगातार उस घायल आदमी की ओर बढ़ता है। कप्तान एडिसन का दिल तेजी से धड़कता है। वो समझता है कि साधारण हथियार यहाँ बेअसर हैं। और तभी एक विचार आता है। मॉन्स्टर के सामने की जमीन तोड़ दी जाती है और वह पानी में डूबकर चला जाता है। थोड़ी देर का सन्नाटा और राहत। कप्तान तुरंत घायल आदमी के पास दौड़ता है। आदमी होश में आता है। उसका नाम विक्टर फ्रैंकस्टाइन है। वो कांपते हुए पूछता है, शैतान कहाँ है? उसने तुम्हारे कितने आदमी मारे? कप्तान समझाते हैं, हमने उसे मार दिया। लेकिन विक्टर का चेहरा भय से और भी कठोर हो जाता है। तुम नहीं समझते, उसे कोई नहीं मार सकता। वो वापस आएगा, तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं करोगे। कप्तान एडिसन अब हैरान और थोड़े डर के साथ पूछते हैं, तुम कौन हो और ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों है? विक्टर की आंखों में डर और पीड़ा दोनों झलकते हैं। वो धीरे धीरे अपनी भयानक कहानी बताना शुरू करता है और यहीं से शुरू होती है विक्टर फ्रैंकस्टाइन की रहस्य और डर से भरी कहानी। विक्टर के पिता लियो एक बहुत मशहूर और कामयाब सर्जन थे। उन्होंने पैसे और प्रतिष्ठा के लिए विक्टर की माँ क्लियर से शादी की थी, लेकिन प्यार की कोई बात वहाँ नहीं थी। लियो चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह बड़ा सर्जन बने, इसलिए वो विक्टर पर हमेशा सख्ती करता और उसे पढ़ाई में दबाव डालता। विक्टर अपने पिता को कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन अपनी माँ से उसे गहरा प्यार था। तभी एक दिन जब उसकी माँ अपने छोटे भाई विलियम को जन्म दे रही थी, विक्टर की माँ की मौत हो गई। ये सदमा विक्टर के दिल दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। उसे समझ नहीं आता था कि इतने बड़े सर्जन होने के बावजूद उसके पिता अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचा पाए। वक्त के साथ लियो ने अपने बेटे विलियम से प्यार जताया, लेकिन विक्टर से नफरत की। ये असमान प्यार विक्टर के अंदर एक गहरा घाव छोड़ गया। एक दिन उसने सीधे अपने पिता से पूछा कि माँ की मौत क्यों हुई? लियो ने सिर्फ कहा, हर इंसान को एक दिन मौत आती है, कोई अमर नहीं है। ये सुनकर विक्टर के अंदर गुस्सा और ठानने की आग जल उठी। उसने तय किया कि वो मौत को हराएगा और अपने पिता से भी बेहतर सर्जन बनेगा। उसका जीवन अब सिर्फ एक मकसद के लिए था, मौत को मात देना। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन मुसीबतें उनकी फैमिली पर टूटने लगी। उनके खेतों में आग लगी, पैसों की किल्लत हुई और लियो इस सदमे को सहन नहीं कर सका। वो दुनिया छोड़ गया। अब विक्टर और विलियम अकेले थे। विलियम अपने रिश्तेदारों के पास लंदन चला गया, लेकिन विक्टर अपने जुनून और मकसद के साथ वहीं रुका। विक्टर मेडिकल कॉलेज में गया और सालों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसी खोज की जिससे किसी भी मृत शरीर को जीवित किया जा सकता था। कई साल बीत चुके थे और अब विक्टर बड़ा हो चुका था। उसने मेडिकल कॉलेज में दिखाया कि कैसे उसने एक मृत दुकानदार के शरीर पर अलग अलग मृतकों के अंग लगाए और उसे जीवित किया। विक्टर ने 2 बैटरियों की मदद से उस मृत शरीर को करंट देकर चलने फिरने लायक बना दिया। विक्टर खुद खुशी से झूम उठा। उसने करिश्मा कर दिखाया, लेकिन बाहर की दुनिया उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। लोग उसे झूठा और धोखेबाज कहते और उसकी सफलता पर यकीन नहीं करते। सबने विक्टर को ठुकरा दिया। फिर भी विक्टर का इरादा मजबूत था। उसने मौत को चुनौती देने का रास्ता चुन लिया था और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। एक दिन विक्टर की मुलाकात हेनरिज नाम के एक अमीर आदमी से होती है। हेनरिज उसे बताता है कि उसकी भतीजी एलिजाबेथ विक्टर के भाई विलियम से शादी करने वाली है। हेनरिज ने विलियम से विक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसके एक्सपेरिमेंट, उसकी खोजें और उसकी असाधारण क्षमताओं के बारे में। हेनरिज को पूरा यकीन था कि विक्टर सच में एक मृतक को जीवित कर सकता है, एक नया इंसान बना सकता है। हेनरिज विक्टर से कहता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो इन सबको विक्टर के काम में लगाना चाहता है। बस उसके लिए विक्टर को उससे हाथ मिलाना होगा। हेनरिज की बातें सुनकर विक्टर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वो तैयार हो जाता है। अंततः हेनरिज विक्टर को अपने घर ले जाता है, जहाँ विलियम और एलिजाबेथ भी मौजूद होते हैं। विलियम अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था और वो भी विक्टर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था। हेनरिज की अमीरी और विलियम का सहयोग, इन दोनों की मदद से विक्टर बेहद खुश था। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे तब हुई जब उसने एलिजाबेथ से मुलाकात की। एलिजाबेथ एक नेक और समझदार लड़की थी। धीरे धीरे विक्टर को उससे प्यार होने लगा और एलिजाबेथ भी महसूस कर चुकी थी कि विक्टर के दिल में उसके लिए खास जगह है। समय के साथ हेनरिज और विलियम ने विक्टर के लिए एक टावर तैयार किया जिसमें सब कुछ था, बैटरी,
सभी जरूरी सामान, पूरी लैब, जो कुछ भी विक्टर को चाहिए था उसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। यहाँ तक कि मृतक लाशों का इंतजाम भी हेनरिज ने किया। अब एक तरफ विलियम और हेनरिज विक्टर की लैब तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विक्टर धीरे धीरे एलिजबेथ की तरफ खींचता जा रहा था। दोनों की नजरें मिलती थीं और दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ खास महसूस हो रहा है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया विक्टर का एक्सपेरिमेंट अभी भी कामयाब नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी हेनरिज ने उसे एक योजना बताई। वो कहता है, हम जिस जगह पर हैं यहाँ से कई किलोमीटर दूर युद्ध चल रहा है। युद्ध में मरे हुए सैनिकों के शरीर पानी में बहकर हमारी तरफ आ जाएंगे, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। विक्टर को अब कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आया। वो इस योजना को मान लेता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। विक्टर अलग अलग सैनिकों के शरीरों को जोड़कर एक परफेक्ट शरीर तैयार करता है। उनका नाम रखा जाता है एडम। लेकिन एडम में जान डालना अभी बाकी था। इसके लिए उन्हें इंतजार थी एक तूफानी रात का। विक्टर का प्लान स्पष्ट था। आसमान की बिजली को एडम के शरीर में खींचा जाएगा। बिजली शरीर की बैटरी को चार्ज करेगी और एडम में जान आ जाएगी। और फिर वो रात भी आ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। बिजली की चमक और गरज पूरे टॉवर को हिला रही थी। विक्टर हेनरिज को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन वह देखता है कि हेनरिज बुरी तरह बीमार है। हेनरिज विक्टर को अपनी अंतिम सच्चाई बताता है, मुझे अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, मैं मरने वाला हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम एडम का शरीर मुझे दे दो। विक्टर ये सुनकर हिल जाता है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। दोनों के बीच बहस और झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में हेनरिज धक्का खाकर टॉवर से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन विक्टर के पास कोई वक्त नहीं था। तूफान अपने चरम पर था। वह डर और उत्सुकता के बीच खड़ा था। उसने बिजली की चमक को पकड़कर एडम के शरीर में डाल दिया। शरीर हिलता नहीं, चमकते अंग सुन्न लगे। विक्टर के चेहरे पर निराशा छा गई। शायद वह फिर से फेल हो गया था। थक और हताशा के साथ विक्टर अपने काम से थक कर वहीं सो गया। लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या एडम कभी जीवित होगा? अगली सुबह जब विक्टर की आंख खुलती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके सामने एडम खड़ा था, जिंदा। रात भर जो शरीर बिल्कुल बेहरकत पड़ा था, आज वो अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से विक्टर को देख रहा था। विक्टर हैरान रह गया। उसने कर दिखाया था। मौत को हराने का उसका सपना हकीकत बन चुका था। लेकिन एडम वो एक नवजात बच्चे जैसा था। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ है, क्या है। विक्टर धीरे धीरे उसे हर चीज समझाने लगता है। ये धूप है, ये पानी है, ये तुम हो और ये मैं हूँ। मेरा नाम विक्टर है, मैंने तुम्हें बनाया है। एडम बस एक ही शब्द बोलता, विक्टर विक्टर विक्टर। समय बीतता गया, लेकिन एडम के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो बात नहीं कर पाता था, कुछ सीख नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं रहा था। बस उसी एक नाम को दोहराता रहता, विक्टर। विक्टर का धैर्य टूटने लगा। उसे लगने लगा कि एडम बेवकूफ है, कि उसका एक्सपेरिमेंट असफल हो गया है। निराशा उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। तभी अचानक हेनरिज को ढूंढते हुए विलियम और एलिजाबेथ टावर पर पहुंचे। अपने भाई को इतने समय बाद देखकर विक्टर खुश तो हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। विक्टर और विलियम बात कर ही रहे थे कि एलिजाबेथ को बेसमेंट से कोई अजीब आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा और डर के बीच वह नीचे उतरती है और पहली बार एडम को देखती है। एडम, जिसे विक्टर ने रस्सियों से बांध कर रखा था। एलिजाबेथ की सांस अटक जाती है। वो ऊपर भागती है और कांपती आवाज में विक्टर से पूछती है कि नीचे कौन है। तभी विक्टर दोनों को सच बता देता है, एडम, उसका एक्सपेरिमेंट, उसकी खोज। लेकिन अभी भी हेनरिज की मौत की बात छुपा जाता है। एडम को देखकर विलियम बेहद खुश होता है। तुमने कर दिखाया विक्टर, तुमने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। लेकिन एलिजाबेथ की आंखों में खुशी नहीं, दर्द था। उसे एडम पर दया आती है। ये भी तो एक इंसान है, तुमने इसे ऐसे क्यों बांध रखा है? इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? धीरे धीरे एलिजाबेथ एडम के पास जाने लगती है। वो उससे बात करती है, मुस्कुराती है, उसकी आंखों में इंसानियत ढूंढने की कोशिश करती है और आश्चर्यजनक रूप से एडम भी उसकी ओर खींचने लगता है। ये सब देखकर विक्टर के भीतर जलन का तूफान उठ खड़ा होता है। एलिजाबेथ, जिससे वो प्यार करता था, ध्यान दे रही थी एक ऐसे जीव पर जिसे वो अब एक गलती समझने लगा था। विक्टर के मन में नफरत पनपने लगी एडम के लिए, और एक खतरनाक फैसला उसके भीतर जन्म लेने लगा। विक्टर ने ठान लिया वो एडम को मार देगा, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे विलियम और एलिजाबेथ को यहाँ से दूर भेजना होगा, हमेशा के लिए। विक्टर विलियम को सब कुछ बता देता है। हेनरिज मर चुका है और एडम एक बेवकूफ है। विक्टर कहता कि इसे खत्म करना अब जरूरी है, वरना ये शैतान शायद सबको मार डालेगा। विलियम अपनी भाई की बात मान लेता है और एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से चला जाता है। विक्टर अब पूरी तरह पागलपन की हद तक जुनूनी टावर में लौटता है। उसने तय किया था एडम को रोकना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एडम के पास जाता है और कहता, कुछ ऐसा बोलो कि मैं तुम्हें बख्शता हूँ। तभी एडम केवल एलिजाबेथ का नाम लेता है। ये सुनते ही विक्टर का क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। वो टावर में आग लगा देता है। एडम चिल्लाता रहता है, आग चारों ओर फैलती है, लेकिन विक्टर उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। उस धमाके में विक्टर का पैर भी जल जाता है, लेकिन उसकी नजर केवल एडम पर थी, उस पर जो उसकी खुद की रचना थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ विक्टर कैप्टन को आगे की
कहानी सुना रहा था। वहीं एडम धीरे धीरे केबिन तक पहुंच चुका है। कैप्टन एडम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। कैप्टन चिल्लाता है, मार तो मुझे और साबित कर दो कि विक्टर ने जो कहा वही सच है, तुम वही शैतान हो। ये सुनकर एडम के भीतर गहरा दुख और क्रोध उठता है। वो जवाब देता है, ठीक है, तुमने विक्टर की कहानी सुन ली, अब मेरी कहानी सुनो और फैसला करो कौन गलत था, मैं या विक्टर। और यहीं से शुरू होती है एडम की कहानी। धमाके में विक्टर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एडम आग के बीच फंसा रहता है। अचानक उसकी नजर कट्टर की तरफ जाती है और अपनी ताकत से वो टावर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलते ही उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे, किस दिशा में जाए। जंगल की तरफ चलते हुए एक शिकारी उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। एडम डर के मारे भाग जाता है। भागते भागते उसे एक घर दिखता है। बेसमेंट में छिपकर वो वहाँ शरण लेता है। थोड़ी देर बाद वह सुनता है घर में कुछ आवाजें हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि ये वही शिकारी है जो जंगल में उसे मिला था। ये घर शिकारी के परिवार का है, बीवी, भाई, बच्ची और उसके पिता जो काफी कठोर और डरावने हैं। और एडम अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना है, लेकिन उसे पता था ये जगह कुछ दिनों के लिए उसका शरण स्थल बन सकती है। एडम के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई इंसान भी उसे समझने वाला नहीं था, इसलिए उसने छुपकर उसी घर के बेसमेंट में रहना शुरू किया। वहाँ एक अंधा आदमी रहता था जो अपनी पोती को कहानी सुनाता, उसे जीवन के सबक सिखाता। एडम भी उसकी हर बात ध्यान से सुनता और धीरे धीरे बोलना सीखने लगा। वो अब खुद को इस परिवार का हिस्सा मानने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या करे जिससे ये परिवार उसे अपना ले। फिर उसने मदद करना शुरू किया। जब परिवार रात में सो जाता, एडम बेसमेंट से निकलकर उनके लिए लकड़ियां काटता, बाहर सफाई करता और घर की देखभाल करता। परिवार सोचता कि ये काम शायद जंगल की कोई अच्छी आत्मा कर रही है। खुश रहते थे। एडम भी खुशी खुशी बेसमेंट में छुपा रहता। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी। शिकारी अब पूरे परिवार को लेकर जाने का फैसला करता है, लेकिन अंधा आदमी अपने बेटे को समझाता है, तुम लोग जाओ, मैं इसी घर में रहूंगा। शिकारी चला जाता है और एडम अब अकेला अंधे आदमी के पास जाने की हिम्मत जुटाता है। जब वो पास पहुंचता है, अंधा आदमी उसे पहचान लेता है। तुम वही हो जो इतने समय से हमारे बेसमेंट में छुपा था और हमारी मदद करता था। यहीं से उनकी दोस्ती पनपती है। अंधा आदमी एडम को खाना देता, कपड़े देता, किताबें देता। एडम सारी किताबें पढ़ता और धीरे धीरे वो आदमी उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। एक दिन अंधा आदमी एडम से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? एडम को उस धमाके के बाद याद नहीं था कि उसे किसने बनाया, कहाँ से लाया गया। बस एक नाम याद था, विक्टर। अंधा आदमी उसे समझाता है, जाओ पता लगाओ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें किसने बनाया। एडम अंधा आदमी की बात मानता है और अपनी खोई हुई यादों का पीछा करते हुए उसी टावर में पहुंच जाता जहाँ से वो बाहर निकला था। और तभी सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। किसने उसे बनाया, क्यों और उसका उद्देश्य क्या था। ये सब याद आते ही उसके अंदर गहरा दुख और गुस्सा पैदा होता है। एडम तुरंत अंधा आदमी के पास लौटता, लेकिन अब देर हो चुकी थी। घर में भेड़िए घुस चुके थे और उन्होंने अंधा आदमी पर हमला कर दिया था। एडम की आंखों में आग और हिम्मत झलकती है। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। भेड़िए एडम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम बेहद शक्तिशाली था। उसने अपनी ताकत दिखाते हुए उन सभी भेड़ियों को भगा दिया। अब अंधा आदमी गंभीर हालत में पड़ा था और मरने वाला था। इसी बीच उसका परिवार वहाँ पहुँच जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद एडम ने अंधा आदमी को मार दिया। वे लोग एडम पर टूट पड़ते हैं। एडम ने कभी किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहा, इसलिए चुपचाप वह वहाँ से निकल जाता है। एडम के मन में एक गहरी खालीपन की अनुभूति होती है। सबके पास परिवार है, लेकिन वह अकेला है। मैं क्या करूँ? मैं मर भी नहीं सकता। क्या मैं हमेशा इसी तन्हाई में रहूंगा? एडम सोचता है। फिर वह निर्णय लेता है, विक्टर के पास जाएगा और उससे कहेगा कि उसके लिए एक पत्नी बनाए, कोई ऐसा जो उसके साथ रहे, जो उसे अकेला न छोड़े। एडम आखिरकार विक्टर के घर पहुंच जाता है। आज विलियम और एलिजबेथ की शादी है। एलिजबेथ आज भी एडम को याद करती है, लेकिन अब उसका दिल विक्टर के प्रति नफरत से भरा है। विक्टर को इन बातों की कोई परवाह नहीं। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा था। फिर एडम उसके सामने आता है। विक्टर हैरान रह जाता है। एडम विनती करता है, कृपया मेरे लिए मेरी पत्नी बना दो, मुझे और अकेला नहीं रहना। लेकिन विक्टर क्रोध और तर्क से जवाब देता है। उसका गुस्सा इस बात पर था कि एलिजबेथ किसी ऐसे जीव से प्यार कैसे कर सकती है। ये एक हैवान है, इसे मदद नहीं करनी चाहिए। एडम को यह सुनकर गुस्सा आता है। वह विक्टर पर हमला करता है। तोड़फोड़ की आवाज घर में गूंजने लगती है। एलिजबेथ भी कमरे में पहुंच जाती है और वह देखकर बहुत खुश होती है कि एडम वापस आ चुका है। लेकिन उसी समय विक्टर हमला करता है। एलिजबेथ एडम को बचाने की कोशिश में मर जाती है। एडम का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह सभी पर हमला करता है। इस हमले में विलियम भी घायल हो जाता है। एडम एलिजबेथ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। विक्टर देखता है कि उसका भाई मर चुका है और एलिजबेथ अब एडम के साथ है। उसकी आंखों में गुस्से की आग फैल जाती है। अब वह कुछ भी करके अपना बदला लेने को तैयार है। विक्टर अंततः एडम को ढूंढ ही लेता है। एडम विक्टर से बताता है कि एलिजबेथ मर चुकी है, लेकिन अब वह भी जिंदा नहीं रहना चाहता। अब या तो विक्टर उसे मारेगा
या वह विक्टर को। एडम विक्टर पर हमला करता है। विक्टर को गहरी चोट पहुंचती है। एडम कहता है, जब तुम्हारा जख्म भर जाएगा मैं फिर लौटूंगा और उस दिन तुम्हें और ज्यादा तकलीफ और दर्द दूंगा। और फिर एडम वहाँ से चला जाता है। अब विक्टर और एडम दोनों का मकसद सिर्फ एक ही था, एक दूसरे को तकलीफ देना। एडम का पीछा करते हुए विक्टर बर्फीले तूफान में आगे बढ़ता है। महीनों का संघर्ष, थकावट और लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार वही रात आती है। वही रात जिस रात कैप्टन को विक्टर पहली बार मिला था। एक टेंट में विक्टर और एडम आमने सामने हैं। एडम फिर से विक्टर पर हमला करता है। विक्टर भी अपनी पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आदम मर नहीं सकता, वो फिर से जिंदा रहता है। और फिर कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। विक्टर कैप्टन से पूछता है, बताओ मेरी क्या गलती थी? मैंने आदम को बनाया, लेकिन मैंने उसे शैतान नहीं बल्कि इंसान बनाया। उसने बस एक ही ख्वाहिश मांगी कि मैं उसकी पत्नी बनाऊं। मैंने उसे मना कर दिया। उसने मुझसे मौत मांगी और अब मैं समझ गया हूँ मैं उसे मार नहीं सकता। मैं क्या करूँ? मेरी क्या गलती थी? एडम की ये कहानी सुनकर कैप्टन और विक्टर दोनों को गहरा अफसोस होता है। विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एडम से माफी मांगता है और कहता, अगर तुम्हें मौत नहीं मिल सकती तो फिर जिंदा रहो, लोगों की मदद करो, अपनी जिंदगी जियो और मुझे माफ कर दो। एडम समझ जाता है कि अब विक्टर बचेगा नहीं, लेकिन मरने से पहले वो विक्टर को माफ कर देता है और फिर विक्टर इस दुनिया को छोड़ देता है। कैप्टन समझ जाता है कि एडम असल में कितना नेक इंसान है। वो उसे पूरी इज्जत के साथ शिप से बाहर भेजता है, लेकिन जाने से पहले एडम शिप को बर्फ से बाहर निकाल देता है। कई सैनिकों और कैप्टन की जान बचाता है। वो लोग सुरक्षित रूप से वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एडम अभी भी इस दुनिया में है, जिंदा, ताकतवर और अकेला। और मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 जरूर आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।